हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टर ऑसम क्लब। तो आज की वीडियो में लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए RHCSS सीरीज का पार्ट 33। और ये होने वाला है आपके पैकेज मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं। लास्ट पार्ट में हमने बात की थी आरपीएम से कैसे आप अपने पैकेजेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो या फिर अनइंस्टॉल कर सकते हो। वो सारी चीजें हमने देखी थी लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें। आज के टॉपिक में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं डीएनएफ के बारे में। क्या होता है डीएनएफ? बहुत सारे लोग जो है वो रेडिट में अगर नए हैं तो उन्हें डीएनएफ या फिर यम के बारे में अभी प्रॉपर नहीं पता। तो यहाँ पर हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। यम क्या होता है, डीएनएफ क्या होता है, दोनों में कंपेयर करेंगे कौन सा बेस्ट है। तो वो सारी चीजें आज के वीडियो में होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अभी तक अगर बाकी की वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप देख सकते हैं। बाकी मेरा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। अगर कोई भी आपको टेक्निकल डाउट्स होता है तो वहां पर आप मेरे साथ डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर समझ लेते हैं यम के बारे में कि यम क्या होता है। वैसे तो अभी आपको रेडिट 9 में यम अवेलेबल नहीं है, बट हाँ फिर भी आपको यम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि तभी हम यहाँ पर समझ पाएंगे डीएनएफ को। तो यम एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म होती है येलो डॉग अपडेटर मॉडिफाइड। इसे जो क्रिएट किया था वो टेरासॉफ्ट कंपनी ने किया था, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अवेलेबल है। यम का जो यूज होता है वो आपके पैकेज को मैनेज करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर आपको इंस्टॉल करना है, पैकेज अपडेट करना है, रिमूव करना है, क्वायरिंग करना है, तो वो सारे काम आप किससे कर सकते हो? यम से। अब यम कमांड का जो एक मेन काम होता है, जैसे हमने देखा था कि आपका रेडिट के अंदर जो है दो पैकेज मैनेजर होते हैं, एक आरपीएम होता है, एक दूसरा आपका यहाँ पर यम होता है। यम यानी अभी जो डीएनएफ से रिप्लेस हो चुका है। तो यहाँ पर आरपीएम से कौन से पैकेज आप इंस्टॉल करते हो जिनके साथ में कोई डिपेंडेंसी नहीं है, जो आपको एक सिंगल पैकेज इंस्टॉल करने पे आप उसे रन करा सकते हो, तो उसे आप आरपीएम का यूज करके कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब डिपेंडेंसी का इशू आता है, मीन्स बहुत सारे ऐसे हमारे पास जो पैकेज हैं जिनके साथ में डिपेंडेंसी रहती है, यानी कई डिपेंडेंसी उसके साथ में आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। जैसे आप नॉर्मली अगर एग्जांपल दूं मैं आपको, गूगल क्रोम लेते हो, उसके साथ में कई डिपेंडेंसी है। आप एचटीटीपी लेते हो, लास्ट सेशन में मैंने आपको दिखाया भी था। एचटीटीपी लेते हो तो उसके साथ में भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज रहती है। तो आरपीएम से अगर आप उसे इंस्टॉल करते हो तो वो नॉर्मली इंस्टॉल नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए आपको पहले सारी की सारी डिपेंडेंसी सर्च करके इंस्टॉल करनी पड़ेगी। देन आप वहां पर इंस्टॉल कर सकते हो। तो एक बड़ा प्रोसेस, एक टाइम टेकन प्रोसेस हो जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर यम इंट्रोड्यूस्ड है। यम में आप क्या कर सकते हो, अपने पैकेज को सर्च कर सकते हो। आपका जो पैकेज अवेलेबल होगा, आपकी जो भी रिपोजिटरी है, वहां से आप उसकी डिपेंडेंसी को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। मीन्स आप पैकेज इंस्टॉल करोगे, ऑटोमेटिकली यम जो है वो आपकी डिपेंडेंसी को भी सर्च करेगा और साथ में उसे इंस्टॉल कर देगा। मीन्स आपका डिपेंडेंसी का जो इशू है वो रिजॉल्व है, आपको अलग से काम नहीं करना है यहाँ पर। इसके लिए जो यहाँ पर लिनक्स के अंदर कन्फिग्रेशन फाइल रहती है, जो आप यम क्रिएट करते हो यानी यम सर्वर बनाते हो, तो वो कन्फिग्रेशन फाइल आपकी ईटीसी के अंदर यम डॉट कॉन्फ रहती है। साथ ही यहाँ पर दूसरी आपकी ईटीसी के अंदर यम डॉट रेपोस डॉट डी नाम की जो है डायरेक्टरी रहती है, जहां पर आपकी कन्फिग्रेशन फाइल्स जो है वो रहती हैं। ठीक है, तो ये हमने समझा कि ठीक है यम क्या होता है। इसके बाद देखते हैं यम पैकेज मैनेजर जो है, अगर हम इसकी बात करें तो इसे आप कितने तरीके से यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर करने के आपके कई तरीके हो सकते हैं। जैसे आप लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। एक्चुअल में रिपोजिटरी की अगर हम बात करें तो रिपोजिटरी क्या होती है यहाँ पर? जो रिपोजिटरी है एक ऐसा प्लेस जहाँ पर आपकी जो सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जो सारी डिपेंडेंसी है, सारी प्लेस्ड हो रखी है। उस डायरेक्टरी को, उस प्लेस को यहाँ पर जो है रिपोजिटरी कहते हैं। जो नॉर्मली अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट सेशन में आपको दिखाया था कि आपके जो आईएसओ भी आती है नॉर्मल आपकी रेडिट आईएसओ, तो रेडिट के आईएसओ के अंदर भी आपका ऐप स्टीम और बेस ओएस इस नाम से दो यहाँ पर रिपोजिटरी बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होती है, जिसके अंदर आपके थाउजेंड्स ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो अवेलेबल होते हैं। बहुत सारी डिपेंडेंसी वगैरह सारी की सारी वहां पर अवेलेबल है। तो वो क्या आपकी रिपोजिटरी है। अब रिपोजिटरी की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ठीक है, मैं पहले आपको रिपोजिटरी दिखा देता हूँ, इसके बाद हम इसे डिस्कस करते हैं। लेट्स सी। इसके लिए मैं आ चुका हूँ मशीन पर आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पर। तो मेरी जो आईएसओ है, मैं लेट चेक एलएसवीएल के, तो मेरी आईएसओ जो है वो ये SR0 है, और ये कहाँ पर है आपकी एमएनटी में भी माउंट हो रखी है। ठीक है, तो मैं यहाँ सीडी के बाद यहाँ पर एमएनटी में चला जाता हूँ। जब मैं ये सीडी एमएनटी में जाऊंगा तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैं एमएनटी में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैं एलएस करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि कई डायरेक्टरीज और कई फाइल्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, आपको ऐप स्टीम और बेस ओएस ये दो डायरेक्टरी होती है जहाँ पर आपके सारे के सारे पैकेजेस जो है वो प्लेस्ड रहते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि आपके सिस्टम को कैसे पता लगता है कि ठीक है आपके सिस्टम में जो है ये दो डायरेक्टरीज है, तो इन्हीं दो डायरेक्टरी को सिर्फ ये रेपोजिटरी क्यों कंसीडर कर रहा है? बाकी हमारे पास यहाँ पर इमेजेस, आईएसओ, लिनक्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि हम अगर कहीं कोई भी डायरेक्टरी बना के वहां पर पैकेज आपको कॉपी पेस्ट कर दे, तो क्या वो एज अ रिपोजिटरी कंसीडर की जाएगी? तो ऐसा नहीं होता। इसके लिए क्या चाहिए होता है यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं, देखो सीडी एंड द ऐप स्ट्रीम में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद एलएस करता हूँ तो आपको यहाँ पर एक डायरेक्टरी दिखेगी रेपो डेटा नेम से, राइट?
तो ये रेपो डेटा डायरेक्टरी जिस भी डायरेक्टरी के अंदर प्लेस होगी वो डायरेक्टरी एज अ रिपोजिटरी कंसीडर की जाएगी आपके यम या डीएनएफ सर्वर के द्वारा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर रेपो डेटा के अंदर देखते हैं कि रेपो डेटा के अंदर क्या अवेलेबल है, तो देखिए मैं यहाँ रेपो डेटा में चला जाता हूँ और यहाँ पर आप चेक करोगे तो यहाँ पर देखो क्या दिखेगा। आपकी जो भी फाइल्स हैं, मीन्स आपके जो पैकेजेस हैं, उन सब पैकेजेस के लिए यहाँ पर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक मेटा डेटा बना हुआ है कि आपके जो यम सर्वर है वो एक्सेस करेगा इस रेपो डेटा को, और ये रेपो डेटा बताएगा यहाँ पर कि आपके जो भी पैकेजेस अवेलेबल है वो कहाँ कहाँ से अवेलेबल है, उसके लिए कौन सी डिपेंडेंसी चाहिए, तो वो सारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर रिपोजिटरी के अंदर रहती है। यानी इसके लिए आपको रेपोजिटरी की नीडेड है। अगर आप किसी भी डायरेक्टरी को रेपोजिटरी बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको वहां पर ये रेपो डेटा डायरेक्टरी चाहिए होगी। ये कैसे क्रिएट करते हैं वो आगे के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप वहां पर रेपो डेटा की डायरेक्टरी को क्रिएट कर सकते हो, और उसके बाद आप किसी भी डायरेक्टरी को वहां पर कोई भी पैकेज कॉपी पेस्ट करके आप वहां पर उसे जो है एज अ रेपोजिटरी कंसीडर कर सकते हो। बट बाय डिफॉल्ट आपके लिए रेडिट के अंदर जो है ये जो ऐप स्टीम और बेस ओएस, ये दो डायरेक्टरी होती है। यहाँ पर आपके पैकेजेस रहते हैं और यहाँ पर रेपो डेटा डायरेक्टरी रहती है, जिसकी वजह से इसे आपका यम या फिर डीएनएफ सर्वर जो है एज अ रिपोजिटरी कंसीडर करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऐप स्ट्रीम और बेसओएस के बारे में लास्ट सेशन में भी बात किया था कि ऐप स्ट्रीम में आपके कौन से पैकेजेस रहते हैं जिनका जो लाइफ साइकिल है, यानी जिसका जो अपडेट लाइफ साइकिल है वो कितना शॉर्ट होता है। शॉर्ट मीन्स क्या है कि आपका ये जल्दी जल्दी से आते हैं, यानी कि जैसे ही कोई चेंजेस होगा यहाँ पर मिलेगा, एक ही वर्जन के अंदर कई अपडेट आ सकते हैं। बट बेस ओएस का जो लाइफ साइकिल होता है वो एक बड़े पीरियड पे होता है। जैसे वर्जन चेंज होगा वर्जन के साथ ही चेंज होता है। जैसे 9.2 में यूज कर रहा हूँ तो 9.2 में इसका वर्जन है, अगला अपडेट जो आएगा वो 9.3 में आएगा। लेकिन ऐप स्ट्रीम के लिए जो अपडेट आएगा वो 9.2 के बाद में आपके 9.2 के अंडर में ही कई अपडेट आ सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पर अगला देखते हैं हम कि कितने तरीके से हम यम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं या डीएनएफ को कितने तरीके से हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कई तरीके हैं। जैसे सबसे पहला यहाँ पर है लोकल रिपोजिटरी। लोकल रिपोजिटरी मतलब आपके पास आपकी या तो डीवीडी यूज कर रहे होगे आप, या तो आपके पास जो है आपकी जो भी पेन ड्राइव वगैरह आप यूएसबी यूज कर रहे हो। मेनली आपको क्या चाहिए यहाँ पर, आईएसओ चाहिए। तो आईएसओ आपके लोकली सिस्टम के अंदर होनी चाहिए, हो सकता है आपने कॉपी करके रखी हो। दूसरा तरीका यहाँ पर हो सकता है आपका रिमोट रिपोजिटरी। रिमोट रिपोजिटरी का मतलब क्या है, यहाँ पर आपने कोई ऐसा नेटवर्क के अंदर एक सर्वर बना रखा है, जो हो सकता है आपका कोई एफटीपी सर्वर हो सकता है आपका एचटीटीपी सर्वर हो, या हो सकता है आपका एनएफएस सर्वर हो। तो इस सर्वर पर आपने वो आईएसओ को रखा हुआ है और आप वहां से एक्सेस कर रहे हो। तो वो चीज क्या है, आपकी रिमोट रिपोजिटरी है। पब्लिक रिपोजिटरी क्या है, कुछ ऐसी साइट्स अवेलेबल है पब्लिकली जिससे आप एक्सेस कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो आपकी एक साइट होती है ईपीईएल। ईपीएल साइट पे जाके भी आप यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर क्या है, ये फेडोरा की साइट से प्रोवाइड की गई रिपोजिटरी है, जो कि पब्लिक रिपोजिटरी है। ये फेडोरा ने प्रोवाइड की हुई है। ईपीएल के अलावा आप और देखोगे तो यहाँ पर आपकी आरपीएम फोर्स है। आरपीएम फोर्स किसकी है, सेंटोस के द्वारा प्रोवाइड की गई है। इसे जो है सेंटोस ने प्रोवाइड किया है, ये पब्लिक रिपोजिटरी है। साथ ही इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो आप रेडिट की साइट से भी कर सकते हो। यानी अगर आप रेडिट के साथ सब्सक्राइब हो, रेडिट का अकाउंट आपके पास है, वो चाहे आपका फ्री अकाउंट हो, फ्री अकाउंट होगा तब भी आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं आगे के जो सेशन होंगे उसमें दिखाऊंगा आपको किस तरीके से आप अकाउंट को कनेक्ट करा सकते हो, कैसे आप यूज कर सकते हो उनकी रिपोजिटरी को। तो वहां से आप कोई भी पैकेज को जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, यम का यूज कर सकते हो वहां पर। तो इतने तरीके से हम यहाँ पर यम को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आपको दिखाता हूं मैं यहाँ पर कि किस तरीके से आपका डीएनएफ सर्वर और डीएनएफ क्लाइंट आपस में कनेक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ रिपोजिटरी को शेयर करते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन चाहिए होगी, किस तरीके से आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो, तो वो चीज हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो देखिए मैंने यहाँ पर एक डीएनएफ सर्वर लिया हुआ है, डीएनएफ सर्वर है मेरे पास। एक यहाँ पर मैंने डीएनएफ क्लाइंट लिया हुआ है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब ये आपका अगर लोकल सिस्टम है तो सर्वर और क्लाइंट दोनों एक ही सिस्टम होगा। अगर आपके पास ये एक आपने कोई पब्लिक रिपोजिटरी यूज किया हुआ है तो पब्लिक रिपोजिटरी कहीं और अवेलेबल होगी किसी साइट्स पर। या फिर अगर आपने इसे रिमोट पे किया हुआ है तो रिमोट पे आपके पास एक सर्वर होगा, जो कि आपका एचटीटीपी सर्वर हो सकता है, आपका एफटीपी सर्वर हो सकता है, या फिर आपका एनएफएस सर्वर हो सकता है। नेटवर्क के अंदर मीन्स ये अवेलेबल है। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका सर्वर होगा तो सर्वर साइड में क्या रहेगा, सारे के सारे आपके जो डॉट आरपीएम पैकेज हैं, डॉट आरपीएम पैकेज हैं, वो सारे कहाँ रहेंगे, इस सर्वर पे रहेंगे। आपको जो कॉन्फ़िगरेशन करनी है वो किस तरीके से करनी है, सारे पैकेज डॉट आरपीएम कहाँ रहेंगे, सर्वर पे। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर पैकेज रहेंगे, जैसा कि हमने अभी इससे पीछे ही बात किया था, हमें रिपोजिटरी के लिए क्या चाहिए होता है, रेपो डेटा डायरेक्टरी चाहिए होती है। तो यहाँ पर आपका जो है जो भी पैकेज रहेंगे जिस लोकेशन पे, वहां पे आपका रेपो डेटा डायरेक्टरी भी अवेलेबल होगा। रेपो डेटा डायरेक्टरी के अंदर हम बात कर चुके हैं कि क्या रहता है, आपका इंडेक्स रहता है। इंडेक्स मीन्स क्या है कि आपके जितने भी पैकेजेस हैं उन सबका यहाँ पर एक तरीके से इंडेक्सिंग हो रखी होती है, उन सबका जो मेटा डेटा है
कि कौन सा पैकेज आपके पास अवेलेबल है, किस तरीके से एक्सेस होना है, उसकी कौन कौन सी फाइल है, वो सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रेपो डेटा के अंदर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपका जो क्लाइंट होगा, क्लाइंट में जैसा कि पीछे हमने बात की थी कि हमारे यम सर्वर के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, तो वो कहाँ पर होती हैं, आपके पास एक डायरेक्टरी होती है ईटीसी के अंदर yum डॉट repos डॉट डी। तो इस डायरेक्टरी के अंदर आपको जो है यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी होगी, जो कि फाइल यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हो, बट डॉट रेपो फाइल होनी चाहिए, यानी क्लाइंट की रेपो फाइल यहाँ पर चाहिए। तो सपोज मैंने यहाँ पर जो है कनेक्ट करा ली, कोई भी नाम आप दे सकते हो, जैसे सर्वर डॉट रेपो और समथिंग कुछ भी। तो ये फाइल हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, और इस फाइल के अंदर हमें सारा का सारा पाथ जो है कि हमें जो हमारा बेस यूआरएल है कि हमें कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, सारा पाथ हमारा एचटीटीपी एफटीपी सर्वर का वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ करनी होगी। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, बस मैं आपको यहाँ पर अभी वर्किंग समझा रहा हूँ। अगले पार्ट में हम सब कुछ वन बाय वन देखेंगे, किस तरीके से हम इसके अंदर एंट्री करते हैं, फाइल के अंदर क्या टाइप करते हैं, सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। बट अभी के लिए मैं क्या बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर एक फाइल चाहिए, बस दैट्स ऑल। जब ये फाइल आपके पास अवेलेबल होगी, इस फाइल के बाद में ही आप जो है इस फाइल के अंदर जो एंट्री मेनली करते हैं ना, आप रिपोजिटरी ही करते हो। तो नॉर्मली हमारे पास रिपोजिटरी क्या होती है, ऐप स्ट्रीम होती है। ऐप स्ट्रीम के अलावा हमारे पास बेस ओएस होती है, तो वो दोनों एंट्री आप करोगे। या फिर अगर आपके पास और कोई पब्लिक रिपोजिटरी है, तो वो एंट्री भी आप करोगे। तो जितनी रिपोजिटरी हमारे पास है, उन सबकी हम यहाँ पर लोकेशन जो है बेस यूआरएल अलग अलग देंगे। तो ये चीजें हमें चाहिए होती हैं डीएनएफ या यम को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो इस तरीके से ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं और वर्क करते हैं। ठीक, आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपके पास डीएनएफ अवेलेबल है। आप यहाँ देखोगे तो देखो डीएनएफ हमारे पास ही अवेलेबल है। बट जैसा कि लिनक्स का एक रूल रहता है, रेड हैट का मेनली एक रूल रहता है कि यहाँ पर जब भी आपका अगर कोई कमांड जो है वो, सॉरी कमांड नहीं कह सकते, कोई भी आपका टूल यहाँ पर रिप्लेस किया जाता है, तो कोई भी पैकेज मैनेजर हो या कुछ भी हो, तो उसके बदले में उसकी कमांड को रिप्लेस नहीं किया जाता है। एक्चुअल में यहाँ पर कमांड अवेलेबल है। अगर मैं आपको कमांड दिखाऊं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर आप यम कमांड देखोगे तो यम कमांड भी अवेलेबल है, राइट। यम कमांड भी है, डीएनएफ कमांड भी है। बट एक्चुअल में वर्क किस तरीके से करता है यहाँ पर, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास एक कमांड होती है, वेयर इज डीएनएफ। तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, सॉरी, वेयर इज डीएनएफ में यहाँ पर स्पेस नहीं होगा, वेयर इज डीएनएफ। तो डीएनएफ की लोकेशन आपको यहाँ पर दिखा दी। अब मैं यहाँ पर वेयर इज यम देखता हूँ, तो यम की लोकेशन हमें दिखा दी। अब देखो हम यहाँ पर एक चीज क्या देखेंगे कि ठीक है, मैंने यहाँ पर देख लिया कि वेयर इज डीएनएफ की लोकेशन ये है। ओके, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और फिर यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। तो ls स्पेस हाइफन एल एंड कंट्रोल वी, एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या डीएनएफ जो है वो यहाँ पर, ये ठीक है लिंक है यूजर बिन के अंदर, बट वो लिंक किसकी है, डीएनएफ की लिंक है, मतलब डीएनएफ अवेलेबल है यहाँ पर। ठीक है, दूसरा मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, तो यहाँ पर डीएनएफ का वर्जन 3 है। और आपको यहाँ पर जो अगला आप देख सकते हो, वो क्या देख सकते हो कि यूजर बिन के अंदर यम जो है, यम। आप यम देखोगे तो यम भी किसकी आपकी लिंक है, डीएनएफ 3 की। मतलब एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या काम कर रहा है आपका, सिर्फ डीएनएफ। दोनों केस में आप चाहे डीएनएफ कमांड चलाओ, चाहे आप यम कमांड चलाओ, चलेगा डीएनएफ। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि रेड हैट में क्या किया गया है कि अगर ये डायरेक्ट आपके यम कमांड को भी रिप्लेस कर देते, तो बहुत सारे लोगों की जो प्रैक्टिस है, जो रेड हैट 7 तक जिन्होंने वर्क किया हुआ है, वो यम पे वर्क कर चुके हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल नया होता। तो अभी अगर आप यम कमांड भी चलाओगे, बैकग्राउंड में डीएनएफ काम कर रहा है, दैट्स ओके, बट आपको कमांड सारी सेम होने वाली है। तो आप चाहे यम कमांड चलाओ, चाहे डीएनएफ कमांड चलाओ, वो सेम चलती है। ठीक, आई थिंक ये चीज भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखते हैं, इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं यम वर्सेस डीएनएफ। यानी अभी हम डीएनएफ यूज कर रहे हैं, पहले हम यम यूज करते थे, तो इन दोनों में बेस्ट क्या है, यानी इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम डीएनएफ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर कुछ एडवांटेज है या फिर यम ज्यादा अच्छा होता था। तो वो सारी चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले तो क्या है, डीएनएफ की फुल फॉर्म होती है यहाँ पर डेंडिफाइड यम। ठीक, तो ये क्या है, एक डेंडिफाइड पैकेज मैनेजर है, नेक्स्ट जनरेशन है आपके यम की, यानी कि यम का ही एक तरीके से नेक्स्ट जनरेशन है ये। आरएचएल 8 से ये आया, यानी आरएचएल 7 तक जो होता था वो यम यूज होता था, आरएचएल 8 से ये आया। तो आरएचएल 8 से लेकर के आरएचएल 8 9, इसमें क्या है, जो यम है वो सिर्फ एक लिंक है आपके डीएनएफ की, जैसा कि अभी अभी मैंने आपको शो किया था यहाँ पर। इसके बाद है डेवलप्ड बाई। तो डेवलप्ड बाई में यहाँ पर देखो तो डीएनएफ को जो डेवलप किया था वो इन्होंने किया था। ये कौन है, एलएस कॉन्जुम्प्लिक, इन्होंने इसे डेवलप किया था। इसके बाद अगला आप देखोगे यहाँ पर, यम इज डेवलप्ड बाई जेडेंक पेबलेस। तो इन्हें इन्होंने डेवलप किया था, जैन सिल्हान एंड टीम मेंबर्स। तो इस पूरी पूरी टीम ने इसे जो है डेवलप किया था। डेवलपिंग लैंग्वेज की बात करोगे तो डीएनएफ जो डेवलप हुआ है उसमें सी, सी प्लस प्लस और पाइथन तीनों का यूज हुआ, जबकि यम में सिर्फ पाइथन का यूज हुआ था। तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। डिपेंडेंसी की अगर बात करोगे, डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन की, तो जो डीएनएफ है, डीएनएफ डिपेंडेंसी को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपका एक डिपेंडेंसी सॉल्वर यूज करता है, जिसका नाम है यहाँ पर लिबसॉल्व। ये क्या है, एक आपका डिपेंडेंसी सॉल्वर है जो कि एक फ्री ऑफ कॉस्ट है।
using a dictionary approach to store and retrieve package and dependency information in a fast and space efficient manner। तो ये क्या करता है, आपका डिक्शनरी अप्रोच को यूज करता है यहाँ पर, यानी डिक्शनरी वाइज जो है किस पैकेज के लिए कौन कौन सी आपकी जो डिपेंडेंसी है वो चाहिए, जिससे ये आपकी इंफॉर्मेशन को ज्यादा फास्ट मैनर में और ज्यादा स्पेस एफिशिएंट मैनर में जो है वहां पर यूज कर सकता है। यम के अंदर ऐसा कोई भी डिपेंडेंसी सॉल्वर यूज नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करता है, जैसा हमने रेपो डेटा की बात की थी, वहां से आपके मेटा डेटा को देखता है और मेटा डेटा के अकॉर्डिंग आपके जो पैकेज के साथ हुई मेटा डेटा वहां पे ये मैच करता है कौन कौन सी आपको डिपेंडेंसी चाहिए। तो यहाँ पर डीएनएफ में आपको डिपेंडेंसी सॉल्विंग जो है वो ज्यादा बेस्ट मिलती है। अगला देखोगे यहाँ पर, तो अगला है यहाँ पर मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन। मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन का मींस क्या है, यहाँ पर डीएनएफ जो यूज करता है वो लेस मेमोरी को यूज करता है जब वो आपके मेटा डेटा के साथ में आपकी रिपोजिटरी के साथ में सिंक्रोनाइज होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से डिपेंडेंसी सॉल्वर यूज हो रहा है तो इसलिए लेस मेमोरी का यूज करता है। यम जो है वो एक्सेसिव मेमोरी का यूज करता है, क्योंकि यहाँ पर डिपेंडेंसी सॉल्वर नहीं है, उससे जो है सिंक्रोनाइज होकर रखना पड़ेगा आपकी रिपोजिटरी के साथ में, उसके आपके मेटा डेटा के साथ में, तभी वो आपके डिपेंडेंसी के इशू को सॉल्व कर पाएगा। अगर लुकिंग फॉर डिपेंडेंसी की बात करें तो यहाँ पर एक रूल क्या चलता है आपका, इफ द इनेबल्ड रिपोजिटरी डज नॉट रिस्पॉन्ड। डीएनएफ के अंदर अगर आपकी जो इनेबल्ड रिपोजिटरी है वो आपकी अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है तो डीएनएफ उसे स्किप कर देगा, और जो भी आपकी बाकी अवेलेबल रिपोजिटरी होंगी वहां पे आपका देखेगा कि यहाँ आपका जो पैकेज या डिपेंडेंसी है वो अवेलेबल है या नहीं है। जबकि यम क्या करेगा, अगर आपकी जो इनेबल रिपोजिटरी है वो अवेलेबल नहीं है तो यम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, उसे स्किप करके नेक्स्ट पॉइंट पे नहीं जाएगा। पैकेज क्लीन अप ऑन रिमूवल की अगर बात करें यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप क्या करते हो, आप अगर सपोज अभी डीएनएफ यूज कर रहे हो और डीएनएफ में आपने एक पैकेज यूज किया, जैसे सपोज हमने एचटीटीपी का पैकेज जो है, एचटीटीपीएस का जो पैकेज है, एचटीटीपी का पैकेज जो है एचटीटीपीडी, ये इंस्टॉल किया। तो यहाँ पर सपोज इसके साथ अगर आपकी 10 जो है डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो रही है, तो जब आप इसे रिमूव करोगे, जब आप डीएनएफ रिमूव करोगे, डीएनएफ रिमूव एचटीटीपीडी, तो वहां पर क्या होगा, सारी की सारी जो डिपेंडेंसी उसके साथ इंस्टॉल हुई थी वो भी वहां पर रिमूव हो जाएंगी। जबकि यम में ऐसा नहीं होता था, यम में क्या होता था, अगर आप पैकेज रिमूव करोगे तो सिर्फ पैकेज होगा, डिपेंडेंसी रिमूव नहीं होती थी। डिपेंडेंसी आपको अलग से वन बाई वन रिमूव करनी पड़ती है। तो एक ये भी हमें एडवांटेज यहाँ पर मिला हुआ है कि आपके डिपेंडेंसी भी साथ में ही रिमूव हो जाएंगी, अलग से आपका काम नहीं करना है यहाँ पर। अगला है यहाँ पर पैकेज रिमूवल। पैकेज रिमूवल का मतलब क्या है, अगर यम वर्सेस डीएनएफ देखें कि यहाँ पर पैकेज जब आप रिमूव कराते हो तो डीएनएफ के अंदर आपको मैंडेटरी है कि आप पैकेज का फुल नेम दो वहां पर। जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, सपोज अभी आपके सिस्टम के अंदर जो है वो कर्नल आपका यूज हो रहा है 4.10, राइट, ये कर्नल यूज हो रहा है। अभी आपने क्या किया, इसे अपडेट किया, आपने इसकी पैचिंग की और दूसरा कर्नल वर्जन आपके पास यहाँ पर आ गया, कर्नल वर्जन यहाँ पर सपोज 4.16, राइट। अब दो कर्नल वर्जन आपके सिस्टम में अवेलेबल है। अगर आपको इन्हें अनइंस्टॉल करना है, अगर आप यहाँ पर डीएनएफ का यूज करते हो तो डीएनएफ क्या करेगा, डीएनएफ स्पेस आप रिमूव एंड द नेम ऑफ कर्नल देते हो। अगर आपने सिंपली इतना दिया कि सिर्फ कर्नल, राइट, इतना दिया, तो ये क्या करेगा, दोनों को रिमूव कर देगा, राइट, दोनों रिमूव हो जाएंगे। जबकि यम में क्या होता था, अगर आप यम स्पेस एंड रिमूव एंड द सिर्फ कर्नल देते हो तो ये क्या करता है, जो लास्ट इंस्टॉल्ड होता है, मीन्स लास्ट में आपने कौन सा किया, ये इंस्टॉल, तो सिर्फ इसे वो अनइंस्टॉल करता था, इसे अनइंस्टॉल नहीं करता था। तो डीएनएफ में क्या रिकमेंडेड है कि अगर आपको कुछ भी रिमूव करना है तो आप पूरा नाम दो वहां, राइट। आप यहाँ पे कर्नल का अगर ये वर्जन करना है तो ये पूरा नाम दो, अगर ये वर्जन करना है तो ये पूरा नाम दो। तो डीएनएफ में हमेशा आपको पूरा नाम देना है, राइट। तो ये डिफरेंस है इसमें यम वर्सेस डीएनएफ में। तो आज के जो टॉपिक था उसमें हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि आपका यम क्या होता है, डीएनएफ क्या होता है, यम वर्सेस डीएनएफ क्या होता है, तो सारी चीजों को हमने डिटेल में देखा। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो आप डीएनएफ पैकेज मैनेजर को। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर। लेट्स गो।